Hello, my dear curious fellows. अगर आप जे के एस एस बी 2026 के पेपर्स में अपेयर होना चाहते हैं, चाहे वो जे के पुलिस कांस्टेबल का हो, एस आई का हो या अकाउंट असिस्टेंट किसी भी कोई भी पेपर हो, तो अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बनाने के लिए और अपने सिलेबस को रैप अप करने के लिए आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल खान द ग्लोबल साउथ मेंटोर को फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे ये जो फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, साहिबज़ादा शहरयार शाहीन। तो आज हम जिस मौजू के ऊपर जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडर्न इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। माय डियर क्यूरियस फेलोज, आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर चीज़ को अच्छे तरीके से, जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें हैं, हम उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ताकि पेपर में अगर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से काउंटर कर पाए। तो इसलिए हम जो हैं आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। माय डियर क्यूरियस फेलो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फाउंडेशन जिसने की थी, जो फाउंडर था, वो था ए ओ ह्यूम। अब ए ओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद डाली थी कब? 28 दिसंबर 1885। क्योंकि 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, पहला इजलास मुनक्किद हुआ था। कहाँ पे? जीटी संस्कृत कॉलेज मुंबई में। तो उसी इजलास में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद भी रखी गई और इस इजलास का जो सदर मुंतखब किया गया था वो था डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। इसीलिए हम कहते हैं कि डब्ल्यू.सी. बैनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका मतलब ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, उस सेशन को प्रेजाइड किया था किसने? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने प्रेजाइड किया था। अब देखो, ये पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? जीटी संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। होना था ये पूना में होना था, लेकिन वहाँ पे एक बीमारी की वजह से वहाँ पे कोलरा बीमारी का आउटब्रेक हुआ था, जिसके कारण पूना से ये फिर शिफ्ट किया गया कहाँ पे? जीटी संस्कृत कॉलेज मुंबई। कब ये सेशन हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में, और इसको प्रेजाइड किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट्स आप राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? अब जब ये सेशन हुआ था तो उसमें पूरे हिंदुस्तान से 72 डेलीगेट्स थे। पूरे हिंदुस्तान से कितने डेलीगेट्स थे? 72। तो आपको ये पेपर में आता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था तो उसमें ऑल ओवर इंडिया के कितने डेलीगेट्स थे? तो आपने क्या लिखना है? 72 डेलीगेट्स थे। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहे कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई 28 दिसंबर 1885 में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन था, तो उस टाइम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई थी, तो उस टाइम इंडिया का जो वाइसराय था, ही वाज लॉर्ड डिफरेंस। लॉर्ड डिफरेंस वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया, व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। अब लेकिन हम और भी कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड हैं। अब देखो, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, क्या ये कुदरती बात है, आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने
ये एक तारीख थी जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। लेकिन इसको बनाने वाला तो ए ओ ह्यूम था, वो तो एक अंग्रेज़ था। वो थोड़ा चाहता कि हम कांग्रेस को बनाएं ताकि हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर दें। वो तो ऑलरेडी एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। वो तो चाहते थे ब्रिटिशर्स की हम हिंदुस्तान पे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक राज करें। लेकिन फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का मकसद पहले क्या था? देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इनिशियल फेजेस में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मकसद क्या था? इंडियन लीडर्स जो इसमें पार्ट्स इंडियन लीडर्स ने जो ज्वाइन किया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो किस मकसद से ज्वाइन करते थे? क्या वो आज़ादी के मकसद से ज्वाइन करते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाए, भाग जाए और हमें हिंदुस्तान छोड़ दे? स्टार्टिंग से वो बोलने लगे थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनिशियल फेज़ यानी 1885 से लेकर 1905 तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स थे, वो दरअसल आज़ादी की बात नहीं करते थे, वो रिफॉर्म्स की बात करते थे। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार लाना, फलानी इस सिस्टम में सुधार लाए, इस सिस्टम में सुधार लाए, इस सिस्टम में सुधार लाया जाए, उसकी बात करते थे। वो किसके सामने? अंग्रेज सरकार के सामने जो हिंदुस्तान में थी उस। आप देखो क्या सुधार, मतलब आप कहोगे कौन सा सुधार की बात कर रहे हैं? देखो, जैसे उन्होंने एक रिफॉर्म की बात की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने के लीडर्स ने, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने एक रिफॉर्म की बात की थी। एक वो कौन सा रिफॉर्म था? उन्होंने कहा था इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आज हमारे अलग अलग स्टेट्स में असेंबलीज हैं, तो उस वक्त प्रोविंसेस में क्या होते थे? वो असेंबली आप कह सकते हैं, जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं उनमें इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन में इजाफा होना चाहिए, यानी इंडियन लोगों की नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो अपने इलाके की, अपने लोगों की, अपने इलाके की और अपने लोगों की मुश्किलात को ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के सामने रख पाए। इस तरह के सुधार की बात करते थे। और एक रिफॉर्म की आपको मैं एग्जांपल दूंगा। जैसे उस वक्त जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते थे, वो होते थे इंग्लैंड में। इसलिए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर जो इंडियन लीडर्स थे, उन्होंने अंग्रेज सरकार को बताया, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी उसको ये बताया कि दरअसल जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हैं जो इंग्लैंड में मुनक्कद किए जाते हैं, वो उसी दिन भारत में भी मुनक्कद किए जाने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हिंदुस्तान के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट हो पाए और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। नहीं तो पहले इंग्लैंड में होता था। तो ये एक ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स की वो बात करते थे। और एक रिफॉर्म की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। उनका ये मानना था कि दरअसल जो अंग्रेज सरकार है वो क्या कर रही है, वो हिंदुस्तान से जितना भी जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को वो अपने बरतानिया में ले जाकर, ब्रिटिश में ले जाकर, वहाँ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के अंदर उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर जो है बेचा जाता है। इसलिए इन्होंने कहा कि जो रॉ मटेरियल यहाँ पे है, उस रॉ मटेरियल को पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, ताकि वो रॉ मटेरियल बाहर न जाए। इस रॉ मटेरियल पे जब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो बाहर नहीं जाएगा, तो हिंदुस्तान के ही अंदर जो है उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में फाइनल गुड बनाने के पर्पज़ के लिए। तो उन्होंने कहा जब उस रॉ मटेरियल को बनाने के लिए, यानी फाइनल गुड में चेंज करने के लिए, जब हिंदुस्तान में ही फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज सेटअप ज़्यादा से ज़्यादा की जानी चाहे, ताकि जो रॉ मटेरियल आप हिंदुस्तानियों से लेते हैं या हिंदुस्तान से लेते हैं, उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हिंदुस्तान में ही, यानी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में ही बननी चाहे, ताकि उस रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स बनाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। अगर उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल इंडिया के ही फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में उनकी प्रोडक्शन होगी, फाइनल गुड बनाने के लिए जब प्रोडक्शन होगी, तो हिंदुस्तान जब इंडस्ट्रीज बनेंगे तो इंडिया, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनेंगे तो इंडिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। इसलिए उन्होंने अंग्रेज सरकार से कहा कि इस चीज़ में क्या किया जाए, इस चीज़ में
रिफॉर्म लाया जाए। क्या रिफॉर्म लाया जाए? कि जो रॉ मटेरियल यहाँ पे जो जितना भी बनता है उसको बाहर नहीं लिया जाए, बल्कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज यहीं पे सेटअप की जाए और उस रॉ मटेरियल से सामान जो हम फाइनल गुड बनाते हैं तो वो इंडिया में ही बनना चाहे, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को सेटअप करके, ताकि जब उस रॉ मटेरियल का यहीं पे जब हम उसको फाइनल गुड में चेंज करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज बनेंगे, इंडस्ट्रीज बनेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इस तरह के किस्म के वो रिफॉर्म्स की बात करते थे, न कि मतलब इनिशियल स्टेजेस में, यानी इनिशियल स्टेजेस इसका आता 1850 से लेकर 1905 तक इस तरह के रिफॉर्म्स की बात वो करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में इंडिया के लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस में इस तरह के रिफॉर्म्स की बात करते थे। फिर वो तो विद पैसेज ऑफ टाइम जब आगे समय बढ़ते गया फिर वो आज़ादी की बात करने लगे, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में आज़ादी की जगह रिफॉर्म्स की बात की जाती थी, यानी समाजी सुधार जितना किस्म को भी उन्होंने जितना जो उन्हें लगता था कि इस चीज़ में सुधार होना चाहिए तो उस सुधार की वो बात करते थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के सामने। अब देखो, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस को लेकर दो थ्योरीज हैं जिनको जो पढ़ना ज़रूरी है। पहली थ्योरी है, पहली जो थ्योरी है यहाँ पे जो लाला लाजपत राय ने दी है, तो जो यहाँ पे पहली थ्योरी थी वो लाला लाजपत राय ने दी थी और उसे हम कहते हैं सेफ्टी वैल्व थ्योरी। अब सेफ्टी वैल्व थ्योरी क्या थी? दरअसल सेफ्टी वैल्व थ्योरी लाला लाजपत राय ने जो दी थी वो ये थी, उसने कहा कि दरअसल A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया किसके कहने पर? लॉर्ड डिफरेंस, क्योंकि उस वक्त वो हिंदुस्तान का वाइसराय था। उसने कहा कि जो हिंदुस्तान में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया A.O. ह्यूम ने, वो लॉर्ड डिफरेंस के कहने पर बनवाया। वो इसलिए बनाया ताकि हिंदुस्तानी लोगों का जो गुस्सा है अंग्रेज़ों के टुवार्ड्स उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, वो उस गुस्से को वो एक तरीके से जाहिर करे, वो उस गुस्से को एक मुनज़्ज़म तरीके से जाहिर करे, जिससे अंग्रेज़ी साम्राज्य को, अंग्रेज़ी सरकार को किसी भी किस्म के खतरे से का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब शायद आपको ये लाइन समझ नहीं आई होगी, मैं इसको आसान भाषा में एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अंग्रेज़ चाहता था कि इसका मतलब मैं ऐसे आपको समझाऊंगा। अंग्रेज चाहता था कि हिंदुस्तान के लोगों ने, जैसे उसको पता था कि 1857 में उन्होंने रिवोल्ट किया, अगर इस तरह का रिवोल्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमारी छुट्टी हिंदुस्तान से हो जाएगी, और वो छुट्टी नहीं चाहता था। वो चाहता था कि हम हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इनके ऊपर हुकूमत करें। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस इसलिए बनवाई ताकि हिंदुस्तान के लोग अपना, हिंदुस्तान के लीडर, हिंदुस्तान के लोग अपनी आवाज़ में जब हम कोई भी पॉलिसी लाते हैं तो उस पॉलिसी को लेकर वो गुस्सा निकाल सके हमारे सामने अपनी आवाज़ में। जब वो गुस्सा निकाल देंगे, अपनी भड़ास निकाल देंगे, तो वो आगे रिवोल्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब वो अपनी आवाज़ में गुस्सा नहीं निकाल पाएंगे हमारे सामने, तो ऐसा हो सकता है वो अंदर ही बात को रखेंगे, तो उससे एक उनके अंदर वो जो बात रहेगी तो उससे 1857 जैसी क्रांति का खतरा हो सकता है। इसलिए हम इनको एक प्लेटफॉर्म देंगे कि हम कहेंगे देखो आपकी बातें सुनी जाती हैं, तो ताकि वो क्या करें, हमारे सामने गुस्सा अपना निकाल सके। जब वो गुस्सा निकाल देंगे तो वो अपनी भड़ास निकाल देंगे, तो वो अंदर से खाली हो जाएंगे। लेकिन जब उन्हें गुस्सा निकालने के लिए प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो गुस्सा नहीं निकाल पाएंगे, तो उनको अंदर ही अंदर वो गुस्सा जमा रहेगा, तो जिसकी वजह से 1857 की तरह रिवोल्ट का खतरा हो सकता है। अब जब रिवोल्ट का खतरा होगा, जब बगावत होगी, तो उससे अंग्रेज सरकार को यहाँ से भाग जाने का खदशा था। ठीक है ना? इसलिए लाला लाजपत राय का कहना यही था कि इन्होंने इसलिए बनवाई ताकि हिंदुस्तान के लोग आसान तरीके से अपनी आवाज़ में अपना, हिंदुस्तान के लीडर, हिंदुस्तान के लोग अपना गुस्सा निकाल सके। अगर वो अंदर ही गुस्सा रखते तो इससे ये हो सकता था कि वो आने वाले समय में 1857 की तरह मतलब रिवोल्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से
ऐसा हो सकता था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भाग जाना पड़ता। तो ये था लाला लाजपत राय की थ्योरी कि भाई साहब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों बनाई। अब दूसरी आती है यहाँ पे थ्योरी किसकी, गोपाल कृष्ण गोखले की, जो कि महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु था। उसकी थ्योरी क्या कहती है? उसकी थ्योरी ये कहती है कि दरअसल इंडियन लीडर्स ने एओ ह्यूम को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। जिस तरह से उसने कहा, उसकी थ्योरी को लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि जब इमारत बनाई जाती है तो उस पर लाइटिंग कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जब आसमानी बिजली गिरे तो वो लाइटिंग कंडक्टर जो है उस बिजली को ऑब्जर्व करके, मतलब जज़ब करके ज़मीन में मुंतकिल कर देता है, जिसकी वजह से हमारा मकान जलने से बच जाता है। तो उसी तरह से हिंदुस्तान के लीडरों ने एओ ह्यूम को उसी तरह से एओ ह्यूम का भी काम है, जिस तरह से लाइटिंग कंडक्टर का काम है कि वो मकान को जलने से बचा देता है, उसी तरह का काम कर रहा है कौन? एओ ह्यूम। क्यों? अब समझना। उसने कहा क्योंकि एओ ह्यूम ने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई, तो एओ ह्यूम एक अंग्रेज था, जिसकी वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रिटिश के लोग ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको बनाने वाला कोई हिंदुस्तानी होता तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को उसी तरह जो है उसी वक्त ख़त्म कर देते, यानी कुचल देते। लेकिन ये बनाया किसने? एओ ह्यूम ने। और इसमें हिंदुस्तान के लोगों को अपनी बात रखने का पूरा फायदा है। यानी उसका मानना यह था कि एओ ह्यूम को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और इसका भरपूर फायदा ले सकते हैं या लेंगे या ले रहे हैं कौन? इंडिया के लीडर, क्योंकि वो अपनी बात रख सकते हैं। अगर वो खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाते तो हो सकता था ब्रिटिशर उनको बनने नहीं देते, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुचल डालते। लेकिन ये बनाई किसने? ये बनाई एक अंग्रेज ने, एओ ह्यूम ने। इसलिए ये हिंदुस्तान के लीडर्स के लिए एक भरपूर फायदा हिंदुस्तान के लीडर इसका उठा रहे हैं। यानी जो एओ ह्यूम ने लाइटिंग कंडक्टर का यहाँ पे एक रोल प्ले किया है कि जब बिजली गिरती है तो उसको जज़ब करके ज़मीन में मुंतकिल कर देता। अगर वो लाइटिंग कंडक्टर नहीं होता, यानी वो एओ ह्यूम वहाँ पे नहीं होता, तो वहाँ पे कोई हिंदुस्तानी होता तो वो आपका मकान जल जाता, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो कुचल डालते। लेकिन लाइटिंग कंडक्टर वहाँ पे कौन है? एओ ह्यूम है, जो कि ऊपर से जो बिजली गिरेगी तो वो लाइटिंग कंडक्टर क्या कर देता है? उसको ऑब्जर्व करके ज़मीन में मुंतकिल कर देता है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर एओ ह्यूम नहीं होता, उसने लाइटिंग कंडक्टर का काम किया है, अगर एओ ह्यूम नहीं होता तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने नहीं देता। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस भरपूर अपना फायदा उठा रहे हैं, अपनी बात करने का, अपने ख्यालात रखने का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। किसके अंडर? एओ ह्यूम के अंडर। अगर एओ ह्यूम नहीं होता तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अंग्रेज बनने नहीं देता। इसका मतलब है एओ ह्यूम ने एक लाइटिंग कंडक्टर का काम किया है। अगर वो नहीं होता तो मकान जो है, जैसे लाइटिंग कंडक्टर नहीं होगा तो मकान राख हो जाएगा जल के। तो वैसे अगर एओ ह्यूम नहीं होता तो कोई हिंदुस्तान नहीं होता तो इंडियन नेशनल कांग्रेस राख हो जाती, यानी राख हो जाने का मतलब है उसको बनने ही नहीं दिया जाता। ये था कि किसकी थ्योरी? जे के गोखले की जो थ्योरी थी, जो कि महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु है। इसको लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड तमाम चीज़ें समझ आ गई। थैंक यू वेरी मच।